पार्ट 6 रामलाल का परिवार पढ़ेंगे। ये लेसन का सेकंड पार्ट, वीडियो का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। चंदू दादा घर की बात है, लेकिन लोग समझे तब ना। चंदू क्या कहता है अपने दादाजी को कि दादाजी ये तो घर की बात है, लेकिन लोगों को ये बात समझनी चाहिए। अगर लोग समझेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं। दादा: हाँ चंदू बेटा, अब तुम भी घर आने पर अपनी माँ की मदद किया करो। देखो प्रातः से शाम तक वह कितना काम करती है। उसके दादाजी क्या कहते हैं कि हाँ चंदू बेटा, अब तुम भी अपनी माँ की मदद किया करो हर कार्य में। क्यों? क्योंकि उसकी माँ सुबह से लेकर शाम तक कार्य करती रहती है। चंदू हंसते हुए: दादाजी, कल से ढोरों को संभालने का काम तो मैं करने लग गया हूँ, अब तो ठीक है ना। चंदू हंसते हुए अपने दादाजी को क्या कहता है कि ढोरों को मतलब कि जो जानवर हैं उन लोगों को संभालने का काम वो करने लग गया था। तो वो हंसते हुए कहता है कि अब तो ठीक है ना। बिरजू: दादाजी, आज तो मेले चलोगे ना। इतनी देर में बिरजू आता है और दादाजी को क्या कहता है कि आज तो मेला देखने चलोगे। दादाजी: हाँ बिरजू चलेंगे, लेकिन तुम दोनों साथ चलो कर। बुढ़ापा है, कहीं गिर जाओ तो उठा लाना। दादा: कभी कभी ऐसी बातें कर परिवार में सरसता और बढ़ा देते हैं। एक बार चंदू ने उनसे पूछ लिया था, दादाजी आपने अपने दांत कहाँ रखे? दादाजी ने तब चंदू के मुंह की ओर संकेत करते हुए कहा था, मेरे दांत अपने मुंह में छिपाकर मुझसे पूछता है। तब सब ठहाका मारकर हंस पड़े थे। इसी बीच रामलाल भी वहाँ आ गए। जब वो दादाजी को कहता है कि आप भी हमारे साथ मेला देखने चलिए, उसके दादाजी क्या कहते हैं कि हाँ चलूँगा, लेकिन तुम दोनों को साथ में आना पड़ेगा। अगर कहीं गिर गया तो तुम लोग उठाना है। ऐसा क्यों कहते हैं वो? ताकि उससे परिवार में सरसता बने रहे, मतलब सब लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहे। इसी तरीके से एक मजाक की बात यहाँ पे बताई गई है कि एक बार दादाजी ने से चंदू पूछता है कि आपने अपने दांत कहाँ छुपा रखे हैं। तो दादाजी हंसते हुए क्या करते हैं और उसके दांतों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि अपने मुंह में मेरे दांत छुपाकर मुझसे पूछता है कि मेरे दांत कहाँ हैं, और सब लोग हंस देते हैं। इतने में रामलाल वहाँ आता है। रामलाल: बुआ का अब क्या हाल है बिरजू? बिरजू: हाँ अब कुछ आराम है। दादा: बेटा उसे जरूर संभाल आया करो, अकेली ये बेचारी। पति ने कई बुरी आदतें की, समझदार भी बहुत, समझाया भी बहुत, पर नहीं माना। इन्हीं आदतों के कारण जमीन बिक गई और एक दिन दुर्बल होकर स्वयं भी चल बसा। जब रामलाल आता है उससे बिरजू से पूछता है कि तुम अपनी बुआ के घर गए थे तो वो कैसी है? तो बिरजू क्या कहता है कि वो अब अच्छी है। लेकिन उसके दादाजी क्या कहते हैं कि हाँ बेटा तुम लोग उसे संभाल लिया करो, मतलब उसका ध्यान रखा करो, थोड़े थोड़े दिनों में उसकी पूछताछ ले लिया करो। क्यों? क्योंकि वो अकेली है बेचारी, उसकी बेटी का भी विवाह हो चुका है, अब उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, और उसका जो पति था वो भी अपनी बुरी आदतों के कारण अब नहीं रहा। कई बार समझाने के कारण भी वो नहीं समझा, और अब उसकी बुरी आदतों के कारण उसकी जो जमीन थी वो भी बिक चुकी थी, और एक दिन वो दुर्बल होकर स्वयं भी चल बसा। चंदू: दादाजी आप ठीक कहते हैं कि बुरी आदतों का फल भी बुरा होता है। चंदू क्या कहता है अपने दादाजी को कि हमारी जो बुरी आदतें होती है उसका फल भी बुरा होता है, इसलिए हमें बुरी आदतें नहीं डालनी चाहिए। दादा: दुख का अनुभव करते हुए चंदू: घर के बच्चे भूखे रहे और लोग बुरी आदतों में अपना तन और धन दोनों बर्बाद करें, यह कहाँ की समझ है? रामलाल: यह तो बुराई है पिताजी। दादाजी क्या कहते हैं? दुख मतलब कि उन्हें दुख होता है इस बात से कि उसकी जो बेटी का पति था वो अपनी बुरी आदतों के कारण चल बसा था और वो अब अकेले। तो वो दुख जाहिर करते हुए क्या कहता है कि जब घर के जो बच्चे होते हैं वो भूखे रहे और जो घर के बड़े हैं जो वो बुरी आदतों में धन गवा दे,
और सब कुछ बर्बाद कर दे। तो ये कहाँ की समझदारी है, मतलब जो समझदार व्यक्ति होता है वो इस तरीके से बुरी आदतों में अपना पैसा खर्च नहीं करता है। वो अपने घर के सभी लोगों का ध्यान रखता है, अपने बच्चों का ध्यान रखता है। और जो जिन व्यक्तियों में बुरी आदत होती है वो बुरी आदतों में अपना धन खर्च कर देता है, अपने बच्चों को भी भूखा रखता है, उनका भी ध्यान नहीं रखता है। तो ये समझदारी की बात नहीं है। और रामलाल क्या कहते हैं कि यही तो बुराई है जिसके कारण लोग बर्बाद हो रहे हैं। दादा गंभीर स्वर में, बेटा रामलाल, अभी बुराइयों को मिटाने में समय लगेगा, विचार बदलने में सुधार हुआ है, लेकिन अभी कुछ करना शेष है, यह नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। क्या कहते हैं गंभीर स्वर में, मतलब वो बोलते हैं कि बुराइयों को मिटने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ लोग तो समझदार हो गए हैं, लेकिन कुछ और लोगों का समझदार होना अभी शेष है, मतलब बाकी है। और यह किसकी जिम्मेदारी है, जो नई पीढ़ी के लोग हैं उन लोगों को समझदार बनना होगा और अपनी जो पहले की पीढ़ी है उन्हें भी समझाना होगा कि इस तरीके से बुरी आदतों में न पड़े और अपना धन खर्च न करें। बिरजू, दादाजी मेले में कहीं में नहीं चलोगे क्या, देखो कितनी रात हो गई है। बिरजू अपने दादाजी को क्या कहता है कि मेले में नहीं चलना है क्या, बहुत रात हो चुकी है। दादा हंसते हुए, बेटा मैं तो तुम सबको हंसाने के लिए कह रहा था, भला आप कहाँ चला जाता है, जाओ भोजन कर विश्राम करो। सब चले जाते हैं, पर्दा गिरता है। उसके दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तो तुम सबको हंसाने के लिए मेले में जाने के लिए कह रहा था, अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता। और सब लोग चले जाते हैं और भोजन करके विश्राम करते हैं। ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। इस पाठ में विराम चिन्ह बताए गए हैं। तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि भोजन। जब हम कोई बात कहते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकना पड़ता है, तब इन सारे चिन्हों का प्रयोग होता है। तो आपकी बुक में पेज नंबर 33 पर ये सारे चिन्ह के नाम और चिन्ह बताए गए हैं, कहाँ पर प्रयोग होता है, उनके उदाहरण भी दिए गए हैं, मैं समझा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है एक खड़ी लाइन, और ये वाक्य के पूर्ण होने पर अंत में लगाया जाता है। जब हम पूरी बात कह देते हैं तो उसके अंत में जो लगाते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अर्ध विराम, जिसमें ऊपर एक बिंदु और नीचे कोमा होता है, इसमें मुख्य और आश्रित वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास एक पुस्तक थी, ऐसा कहा, उसके बाद क्या कहा कि वो पुस्तक वह भी खो गई, तो वहां पे क्या लगेगा, अर्ध विराम। अल्प विराम एक कोमा है, जहां वाक्य में अल्प समय के लिए मतलब कम समय के लिए ठहराया जाता है, वहां पर को अल्प विराम चिन्ह। जैसे कि हम कई बार बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं या बहुत सारे शब्द ऐसे रहते हैं जिनके बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है सौरभ, गौरव, आदित्य और सचिन अच्छे खिलाड़ी हैं, यदि यहाँ पर इन सबका नाम लिया तो इनके बीच में अल्प विराम का चिन्ह। प्रश्नवाचक, जहाँ हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे क्या आपने पुस्तक पढ़ी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहाँ पर आश्चर्य की बात होती है या घृणा होती है, शोक, प्रार्थना, इस तरीके से हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। जैसे यहाँ पे बताया, हे भगवान यह क्या हो गया, अरे इतना बड़ा सांप, वह आपने तो कमाल कर दिया। इस तरीके के वाक्यों में इनका प्रयोग होता है। उदाहरण चिन्ह, किसी की कही गई बात को जो का त्यों लिखते हैं। जैसे हम किसी का स्लोगन लिखते हैं, वहां पर भी इस चिन्ह का प्रयोग होगा। तो किसी की कही हुई बात को जैसा है वैसा लिखने के लिए हम उदाहरण चिन्ह का प्रयोग। जैसे भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। योजक चिन्ह, 2 शब्दों के युग्म के मध्य समानता सूचक सा, सी, से के पहले लगाते हैं। जैसे हम 2 शब्द, जैसे विलोम शब्द हुए 2, उनके बीच में भी योजक चिन्ह लगेगा। जैसे सुख दुख, बड़ा छोटा, आना जाना, तन मन, चांद साए और माता पिता, इन सब में कौन सा चिन्ह लगेगा, योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, जब हम किसी के बारे में निर्देश देते हैं या किसी चीज के बारे में बताते हैं, वहां पर निर्देशक, ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है।
तो वाक्यों के मध्य में कथन के पहले, जैसे यहाँ पे दिया है तुलसी ने कहा, जब तुलसीदास के द्वारा क्या कहा गया, उसके बाद चिन्ह लगाया योजक निर्देशक चिन्ह, और उनके द्वारा जो बात कही गई उसे किस बात उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा गया। ठीक है। कोष्टक क्रम सूचक अंकों का वर्ण या व्याख्यात्मक शब्दों का अभिनय संकेतों को कोष्टक के भीतर लिखते हैं। जैसे अशोक तलवार को लहराते हुए, मतलब वो क्या कर रहे हैं वो बात बताते हुए, उस बात को हमने क्या किसमें बताया, कोष्टक में बताया। और सैनिक को आगे बढ़ो, मतलब जो अशोक है वो अपनी तलवार लहराते हुए सैनिकों को क्या कर रहा है कि आगे बढ़ो, मतलब वो जो प्रतिक्रिया कर रहा है वो बताते हुए यहाँ पे उन बातों को हमने कोष्टक में बताया। तो ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हुआ।